अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा, मुझे कल वो कहना याद ही नहीं रहा, मैंने आपको कहे थे कि पास्ट पेपर से ही हमने प्रैक्टिस करनी है। हाँ, तो वो पास्ट पेपर्स अब आपके पास होने चाहिए रोज। वो मुझे रोज नहीं बताना कि अच्छा कल पास्ट पेपर लेके आना, मुझे फिर भी तसल्ली से कहना याद नहीं रहा, मैंने तो सवाल कराने पास्ट पेपर्स का। जी जी, पास्ट पेपर्स होने चाहिए आपके पास अब रोज। सॉफ्ट में सही है, सॉफ्ट में सही, हार्ड में सही, मुझे आपके पास पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए। कितने लोगों के पास है अभी हार्ड कॉपी भी, और अगर किसी के पास मोबाइल में है तो भी, क्योंकि मोबाइल वैसे भी तो देखना ही है आपने बैठ के यहाँ पर। अच्छा चलें ठीक है, मैंने एहतियातन 60 कॉपीज कराई हुई है, इसलिए तो आप लोग कागज शेयर करके कर लेंगे सवाल। अच्छा चले ठीक है, मैं ये भी कर देता हूँ, वैसे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, उसके अलावा मैंने कुछ कॉपीज भी कराई। जी जनाब, मैं कर देता हूँ, लेकिन मैंने भी कॉपीज भी कुछ रखी हुई है। बहरहाल आइंदा के लिए बता रहा हूँ कि अब चैप्टर्स में पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस शुरू है, ये अभी आज से शुरू कर दिया, अगली क्लास में भी करा रहा हूँ, अगली क्लास में भी शायद कोई ना कोई करा रहा हूँ। अब से आपके पास ये पास्ट पेपर्स होने चाहिए। मैंने ऑनलाइन वालों के लिए कोर्स में रखे हुए हैं और आप लोगों को भी कहा था कि कॉपियर के पास अवेलेबल है। अच्छा, अब कुछ लोगों ने ना इनको कंपाइल किया होता है, एक फाइल बनाई होती है, वो भी व्हाट्सएप में चल रहे होते हैं, चल लें, कोई मसला नहीं, आप वो कर लें। लेकिन ये जो बाकी पास्ट पेपर्स जो मैंने फाइल कॉपियर के पास रखवाई थी, ये चूंकि मैंने खुद ही वक्तन फवक्तन डाउनलोड किए हुए थे आईकेएफ की वेबसाइट से, वही मेरे पास पड़े हुए थे, वही मैंने यूएसबी में कॉपियर को दे दिए। तो उनकी मुझे ऑथेंटिसिटी पे तो यकीन है, क्योंकि मैंने ही आईकेएफ की वेबसाइट से साथ साथ डाउनलोड करके रखे हुए थे। बाकी अगर कोई स्टूडेंट ऐसे करता है कि कुछ न कुछ सवाल टॉपिक वाइज, जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा, जी कोई है लड़का सीनियर, उसने क्या किया हुआ है कि पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट वाइज नहीं, उनको चैप्टर वाइज किसी तरह कंपाइल कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि वो सही कर सका है कि नहीं सही कर सका, मुझे नहीं पता कि उसने जो साथ कॉपी पेस्ट किया या फाइलें जोड़ी हैं उनमें कोई गलती तो नहीं रह गई। इसी वजह से तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप राइस की बुक ही लाजमी खरीदें, खरीदनी है जरूर खरीदें, लेकिन मैंने इसी वजह से कहा था कि कुछ कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक्स रही हैं। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि ओरिजिनल पास्ट पेपर्स, अगर किसी ने अलहदा से कोई बुक बनाई हुई है पास्ट पेपर्स की, किसी और कॉलेज की बुक है, मर्जी है आपकी, मुझे प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर्स चाहिए। अब आप चाहे वो पास्ट पेपर्स कॉपियर से खरीदें, चाहे आप खुद प्रिंट निकलवाएं, चाहे आप किसी कॉलेज की बुक खरीदें, चाहे आप राइस की बुक खरीदें, जैसे मर्जी कर लें। मैंने बस उन अटेम्प्ट की क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अब वो आपने कब खरीदने हैं, कब अरेंज करने हैं, वो अभी होने चाहिए आपके पास। बस अब से ऑनवर्ड शुरू है पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस, तो अब रोज होने चाहिए आपके पास। अभी बहरहाल जो काम चला लेंगे, 60 कॉपीज मैंने एहतियातन करा ली थी, अभी काम चला लेंगे। मैंने एक सवाल आधा छोड़ा था, वो इनफैक्ट आधा ही छोड़ा था क्योंकि कैलकुलेशन ए में ही थोड़ी सी मुश्किल थी, बाकी तो सी बी डी उसी पैटर्न पे होने थे। और ये मैंने आपसे कहा था, ये पूरा आपने करना है, किया है, चले ठीक है, शाबाश। प्रोडक्ट बी के बारे में पॉइंट 1 2 3 4 में कहीं कुछ नहीं ऐसी बात की कि प्रोडक्ट बी सस्ता हो जाएगा या महंगा हो जाएगा, तो इसलिए वही जो पिछले साल की प्राइस निकल रही है वही यूज हो जाएगी। तो इसीलिए प्रोडक्ट बी की भी सेल प्राइस वैसे ही निकाली जैसे ए में निकाली थी। बी से रिलेटेड कोई मुश्किल परेशानी? बी जी 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 हाँ जी, ये एक गलती हो गई है, मैंने ये इस पॉइंट को ना, ये मैंने सोल्यूशन बनाया था एक्सेल पे, तो ये पॉइंट इसमें स्किप हो गया। ये जो ऑनलाइन वाले लोग सुन रहे हैं, मैं ये फाइल 16 अक्टूबर के बाद अगर कोई लेक्चर सुन रहा होगा ना, तो तब तक मैं अपडेट कर चुका हूँ। 16 अक्टूबर के बाद अगर कोई लेक्चर सुन रहा होगा और तब उसके बाद उसने इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले चैप्टर वाली फाइल खोली होगी, तो वो मैंने अपडेट कर दी होगी। अभी बहरहाल ये फिगर्स ठीक करवा देता हूँ, ये वाकई सही है, शाबाश यार, शुक्रिया आपने नोट कर दिया। इसमें कॉस्ट कैलकुलेशन में ये ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगी, और ये मैं अभी ऐड करके आपको साथ साथ वैल्यूज भी टैली करा देता हूँ।
बल्कि बल्कि काम अभी ये आपको आज ही कर देता हूँ। ये जो आखिरी वाला पेज है इसका सोल्यूशन का, ये आपको भी मैं कॉपी करवा के तो दे देता हूँ, आप साथ एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन अभी अमेंड करके आपको मिल जाएगा, ये मैं आपको भी करवा देता हूँ, ठीक। तो इस क्वेश्चन 8 के सोल्यूशन में वो कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन भी आएगी, बिल्कुल आएगी, है जी। नहीं नहीं नहीं, कल जब मैं यहाँ परचेज का रेट निकाल रहा था तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन वेटेड एवरेज का रेट जब निकाला था तो हाँ, वो ABCD चारों प्रोडक्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल आएगी, वो मिस हो गई, उसकी वजह से वो पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो प्रोडक्ट बी की NRV में कोई मुश्किल किसी को? ये सवाल किया है, ठीक है, शाबाश। प्रोडक्ट सी के बारे में बताया हुआ है कि अब मार्केट के हो गए हैं हालात चेंज, और जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने प्राइसेस काफ़ी डाउन कर लिए हैं, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है कि हम इसको 3200 का बेच लेंगे, 3500 का, हम 3500 का बेच लेंगे, तो हमारे लिए फिर 3500 ही रेलिवेंट, तो हम इस 3500 को सेल प्राइस मानेंगे। और डी जो है ये बिल्कुल बी की तरह कुछ नहीं बताया, तो इसके लिए भी सेल्स के थ्रू प्राइस निकालनी पड़ी। तो इन सब में चूंकि बी, सी और डी, इनमें कहीं पर ऐसा डिफेक्टिव यूनिट्स वाला मसला नहीं था, तो फिर सबके लिए ही यही NRV थी। लेकिन ए में डिफेक्टिव थे, तो उनमें फिर डिफेक्टिव वालों के लिए कंपैरिजन अलहदा किया और नॉर्मल वालों के लिए अलहदा किया। इस सवाल में कोई और मुश्किल परेशानी? अच्छा, अब तीन चार दिन हो गए इस चैप्टर को पढ़ते हुए, तो अब कुछ चीज़ें हजम हो रही हैं, समझ आ रही है इन्वेंटरी के, अभी भी सब ऊपर से ही जा रहा है, ठीक है जी, शाबाश। चले अब एक और सवाल करते हैं, उसमें भी 4 प्रोडक्ट्स हैं ABCD, और ये पास्ट पेपर का है। ये कॉपीज तो कम है, और इसके लिए आप काम ये करिएगा कि शेयर कर लें, एक कागज़ 2-2 लोग इस तरह से बांट लें। मैं बहरहाल अभी आपको दोनों ग्रुप्स के अंदर ये पेपर भी शेयर कर लेता हूँ। ये स्प्रिंग 10 अटेम्प्ट है, मैं वो पेपर आपसे भी ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, ताकि जिसने मोबाइल पे देखना मोबाइल पे देख ले। वैसे मोबाइल पे ना देखा करें क्लास में, फिर ऊपर से नोटिफिकेशन आएगी, फिर आप वहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे। अच्छा, ये बॉयज वाले ग्रुप में तो पहले ही ये पेपर्स की लिस्ट शेयर्ड है। हाँ, अगर कोई बाद में नहीं, बल्कि इसके बाद से कोई ऐड नहीं हुआ ग्रुप में, इसके पहले की एडेड है। अरे तो अभी शेयर किया किसी शहजादे ने, वाह भाई। चले, बॉयज के ग्रुप में ये शेयर्ड है स्प्रिंग 10, और यार इतनी टेंशन किस बात की मच गई है? आपको कॉपीज भी पहुंच रही हैं, 2-2 लोग एक कागज भी शेयर कर लेंगे, फिर टेंशन किस बात की है? मुझे ऐड नहीं किया, मुझे ऐड नहीं किया। आप कागज रख लें अपने पास, एक कागज 2-2 लोग शेयर कर लें, कोई मसला नहीं है। ये स्प्रिंग 10 अटेम्प्ट का और एक कॉस्ट अकाउंटिंग ही का सवाल है, यानी ये प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग ही के पास पेपर का सवाल है। यार अब ये काम ना करें, अभी 10 मिनट पहले एक बंदे ने शेयर किया, एक और ने शेयर कर दिया, ये अब हर कोई नेकी समझ के शेयर कर रहा है क्या? स्प्रिंग वाला ही ऊपर शेयर हुआ है अभी 10 मिनट पहले। यार ऊपर अभी ना किसी ने कंबाइन भी शेयर किए हैं, और उससे जस्ट ऊपर देखो तो मार्च 10 भी शेयर किसी ने किया। अच्छा, बस मैंने ग्रुप में भी शेयर कर लिया, आपको पेज भी पहुंचा दिया। ये स्प्रिंग 2010 का पेज है, पेज एंड तक कोई पहुंचा, बचा कुछ यहीं खत्म हो गए? कहीं कहाँ खत्म हो गए? किस लाइन में खत्म हुए आके? किस लाइन तक खत्म हुए पेजेस आके? वहां, और इधर? अच्छा, चलें ये कर लें, कुछ 2-4 लाइनों वाले शेयर कर लें पीछे। ये सवाल पढ़ ले, मैं बोर्ड पे करता हूं। अच्छा, जिनके साथ ये पूरा पेपर शेयर हुआ है और वो मोबाइल पे देख रहे हैं, तो ये इसका पहला ही सवाल था स्प्रिंग 10 अटेम्प्ट में, ये पहला ही सवाल है। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आपको शेयर किए हैं पास्ट पेपर, स्प्रिंग 10 अटेम्प्ट खोलिए
और उसमें ये पहला ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स। ये वाला पढ़ लीजिए, मैं करता हूं इसको बोर्ड पे सॉल्व। ये शक्लों से कुछ सवाल पढ़ते लग नहीं रहे लोग ज्यादा मुझे। पढ़ लिया? पूरा सवाल पढ़ना था? अच्छा, अहमद एक मिनट पॉज करना। चले, वो भी आपको क्वेश्चन 8 के सोल्यूशन की कॉपी आ जाती है, वो साथ अटैच कर ली जाएगा। और ये जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, 16 अक्टूबर सुबह के 9:15 बजे के बाद अगर आपने वो फाइल डाउनलोड की है तो वो ऑलरेडी करेक्टेड है, और अगर किसी ने पहले की हुई थी तो वो आप डाउनलोड करके ना नई वाली उसमें से सोल्यूशन 8 देखें और जो जो गलतियां उसमें हैं वो ठीक कर लें। जी ये इसको जरा देखो, जितना ऊपर होता हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा। नहीं हुआ और बस ठीक ठीक। स्प्रिंग 10 क्वेश्चन नंबर 1, XYZ लिमिटेड। अब इसमें प्रोडक्ट तो फिर वही 4 ही हैं, लेकिन इसमें और पिछले सवाल में एक मेन फर्क ये पड़ा कि उसमें था ट्रेडिंग बिजनेस, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। बस फर्क इतना होता है कि ट्रेडिंग बिजनेस में चीजें खरीद के स्टोर में आ रही होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बना के आ रही होती हैं। तो 2-3 दिन पहले मैंने जब 5-4 वेटेड एवरेज कराया था तो एक तो अपने नोट्स में से था ना क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, फिर मैंने ज़बानी एक वो बैच 1 बैच 2 वाला सवाल भी लिखा है। हाँ, तो वो करने में वही था, बस परचेजेस की जगह पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रही थी। तो इसलिए सवाल करने के एतबार से सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि ट्रेडिंग बिजनेस में जो परचेजेस दी होंगी मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी जगह पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होंगी, ये फर्क है, वरना इन्वेंट्री की कैलकुलेशन का तरीका सेम। तो 4 प्रोडक्ट्स हैं और इन 4 प्रोडक्ट्स में से कल वाले सवाल में सिर्फ एक के अंदर कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स थे, इसमें चारों के अंदर डिफेक्टिव यूनिट्स हैं। यानी हमें चारों प्रोडक्ट्स में नॉर्मल और डैमेज इन दोनों की वर्किंग अलग अलग करनी पड़ेगी। डाटा क्या गिवन है? डाटा आपको ये गिवन है कि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, उसके यूनिट्स भी बता दिए, उसकी कॉस्ट और एनआरबी दोनों बता दी। फिर उसके अलावा जो इस साल के दौरान जितने यूनिट्स बने, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, ये बता दिए, जितने के ये बने वो बता दिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये उन्हीं की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, बता दी। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, जो यूनिट्स बेचे उनको बेचते हुए कॉस्ट टू सेल, ये वो खर्चा है। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स बता दिए। यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद जब सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताई हुई है। डैमेज यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, जो अभी ऊपर क्लोजिंग स्टॉक बताए हैं, जैसे ए के 5000 यूनिट्स हैं तो ये डैमेज 300 उनमें शामिल है, लिखा हुआ इंक्लूडेड। और इनको ठीक करना है तो ये रिपेयर कॉस्ट है, एनआरबी के लिए इस्तेमाल होगी। और मेथड 2 पे उन्होंने कह दिया FIFO, 2 पे वेटेड एवरेज। तो इसमें मेहनत मजदूरी ज्यादा है, इसलिए 15 नंबर। 4 प्रोडक्ट्स है ना, कुछ को FIFO से करना है, कुछ को वेटेड एवरेज से करना है, तो इसमें काम करने के एतबार से ज्यादा है, वरना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी पढ़ दी और बिल्कुल सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें।
और पूछा यह है कि 2009 की जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो उसमें क्या वैल्यू लिखी जाए। ये है जी सवाल। इस सवाल का डाटा पहचानने में मैंने सिर्फ एक पॉइंट अभी नहीं बताया, यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट, ये मैंने नहीं बताया अभी, बाकी तो सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है। किसी इन्फॉर्मेशन में कोई कंफ्यूजन, परेशानी, तकलीफ है तो बोले। नहीं, चले जैसे कल किया था, प्रोडक्ट ए से शुरू करते हैं और इसी तरह से हर प्रोडक्ट को एक एक प्रोडक्ट ए करता हूं सॉल्व। सवाल करने का तरीका फिर सुन ले। सवाल करने का तरीका यह है कि आप पहले सवाल को पढ़ें जरूर, लेकिन ज्यादा ध्यान रिक्वायरमेंट पे करना है। ये मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूं। सवाल का डाटा पढ़ें, जरूर पढ़ें, सारा डाटा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। उसके बाद रिक्वायर्ड को पढ़ें। रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स अक्सर आधा आधा पढ़ते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। तो रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें। उस रिक्वायरमेंट को पढ़ के सवाल प्लान करें कि हमने इसमें करना क्या है, बल्कि नहीं सॉरी, हमने पहुंचना कहां है। देखें, आपने अगर ये फैसला करना है ना कि यहाँ कॉलेज से बाहर निकल के कौन सा रूट लेना है, किस गली में मुड़ना है, तो ये फैसला कैसे होगा किस गली से किस रास्ते से जाना है, जाना कहां है। तो रिक्वायरमेंट है वो जहां पहुंचना है। अब जहां पहुंचना है उसके लिए जो जो चाहिए इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे हमें रिक्वायर्ड क्या है, अमाउंट मतलब वैल्यू, तो 4 प्रोडक्ट्स हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या चाहिए, इन चारों के यूनिट्स पता हो, इनकी कॉस्ट पता हो और एनआरवी पता हो। और चूंकि डैमेज का जिक्र भी आ गया तो हमें एक्चुअली इसमें 8 तरह से कहले सवाल करने हैं। हर प्रोडक्ट के 2-2 हो गए ना, तो 8 कैलकुलेशंस हो गई, क्योंकि चारों प्रोडक्ट्स में डैमेज भी है, नॉर्मल भी है। तो कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन डैमेज नॉर्मल के लिए अलग अलग होता है। तो मेहनत मजदूरी की वजह से 15 नंबर है। अदरवाइज एक प्रोडक्ट अगर सॉल्व कर लेंगे तो बाकी तो फिर उसी तरह से ही सॉल्व होने होंगे। तो पहले प्रोडक्ट ए करते हैं सॉल्व। यूनिट्स हैं दिए हुए हैं, ठीक है, यूनिट्स दिए हुए हैं, लेकिन उनको अलग अलग कर लेते हैं। नहीं 10,000 क्लोजिंग यूनिट्स पूछ रहा हूँ, 5,000 दिए हुए, लेकिन इनको अलग अलग कर लेते हैं। नॉर्मल कितने, अच्छा टोटल कितने, 5,000, डैमेज कितने, तो फिर ये 47 होंगे। ये यूनिट्स हैं। कॉस्ट निकाल लेते हैं। FIFO से करना है, वेटेड एवरेज से करना है, वेटेड एवरेज से करना है, तो फिर वो वेटेड एवरेज वाला रेट निकालना पड़ेगा। हाँ जी, क्या तरीका होता है उसका, ओपनिंग की अमाउंट प्लस परचेजेस। अब यहाँ परचेजेस तो नहीं होगा, परचेजेस की जगह क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट, अच्छा इसमें फिर उसने एक चीज टेस्ट की कि आपको ओपनिंग की दोनों फिगर्स बता दी, यानी जब पिछला साल एंड हुआ होगा तो इन्हीं दोनों का मुकाबला किया होगा ना, तो वो भी अभी स्टूडेंट पे छोड़ दिया। तो हमने इसमें से 70-75 में से 70 ही यूज किया होगा। अब वो पिछले साल क्लोजिंग उसी को कहा होगा, तो वही ओपनिंग है 70,000। ये 70 वाली बात ओके। प्लस परचेजेस होती है अगर ट्रेडिंग बिजनेस होता, मैन्युफैक्चरिंग है तो प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 4 लाख। ओपनिंग के यूनिट्स 10,000, और ट्रेडिंग होता तो परचेज्ड यूनिट्स होते, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स है। कितने 50,000। तो रेट आ गया 7.8। यहां तक को मुश्किल परेशानी, बस देख लें, कॉस्ट ऐसी आसान सी है। और क्या चाहिए, एनआरवी। अच्छा अब एनआरवी में ना जो कल सवाल किया था उसमें जो डिफेक्टिव यूनिट्स थे उनकी एनआरवी अलग से ही निकाली थी, क्योंकि उनकी सेल प्राइस डिफरेंट थी। यहां पर डिफेक्टिव वाले कितने के बेच लेंगे, डिफेक्टिव वाले कितने के बेच लेंगे सेल प्राइस, उनकी सेल प्राइस नहीं बताई हुई, बस इतना कहा है कि वो 3 रुपए पे रिपेयर कर देंगे, बस ये नहीं कहा कि इनको बेचेंगे कितने का। तो रिपेयर कर देंगे तो नॉर्मली बना देंगे ना, इसका मतलब है। तो इसका मतलब उनकी सेल प्राइस भी यही है। ये मैं इधर करके दिखाता हूं। एनआरवी पर यूनिट निकालते हैं। एनआरवी पर यूनिट के लिए सेल प्राइस दी हुई है या कहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी,
अच्छा, नॉर्मल की बता रहा हूँ पहले, फिर वहां से मैं डैमेज की दोबारा बताता हूँ। सेल प्राइस दी हुई है या कहीं, अच्छा जो दी हुई है बस यही है या एक्सपेक्टेड कुछ और कहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी एक्सपेक्टेड ना देखना शुरू करते, सेल प्राइस पूछ रहा हूँ, सेल प्राइस। वो सेलिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, सेल प्राइस का बस, इसके अलावा और कहीं नहीं बताई ना। ये जो टेबल है ये तो गुजरे हुए साल का डाटा है ना, हमें तो चाहिए होती है एक्सपेक्टेड सेल प्राइस, तो एक्सपेक्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर यही होगी। कितनी? 10 रुपए, 10 रुपए। हम लोग एनआरवी में जो सेल प्राइस लेते हैं, ये कौन सी सेल प्राइस होनी चाहिए? एक्सपेक्टेड या पास्ट? एक्सपेक्टेड या पास्ट? आपसे पूछो, आपने पूछा ना, हाँ तो बताओ ना। एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, कहाँ है एक्सपेक्टेड? सवाल में नहीं है ना, तो फिर किससे काम चलाएं? कल थे क्लास में? कल क्लास में थे, हाँ। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड सेल प्राइस नहीं दी हुई तो फिर पास्ट से काम चला लें, तो ये वो चला लिया काम जी। वो क्या है जो 10% बढ़ रहा है? तो सेल प्राइस 10 है, कोई एतराज? अच्छा, अब वो लाइन बताता हूं जो नहीं बताई थी। हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो इसलिए यहां पर निकालते हुए हमें यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही ली है, यूनिट्स प्रोड्यूस लिए हैं। ये जो लाइन लिखी हुई ना, यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज, ये उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, वैसे ही अगर ट्रेडिंग बिजनेस करते होते तो वो इतने का खरीदते। यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट, तो खरीदते, हमें क्या लगे, हम तो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस लाइन का कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना मतलब इग्नोर कर रहे हैं। हाँ देखें, हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, हम इन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, तो बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अगर खरीदते तो इतने की मिलती, तो हम थोड़ी खरीद रहे हैं। तो ये जो यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज है, ये इररिलेवेंट लाइन है। आगे एनआरवी तक पहुंचने के लिए क्या करें? अच्छा, अब एक वर्ड आ गया, वेरिएबल। मैंने आपसे कल परसों कहा था कि वेरिएबल फिक्स, जहां जहां जब जैसे मैं खुद इंट्रोड्यूस कराऊं तो कराऊं, आपने हर जगह वेरिएबल फिक्स में नहीं जाना। एनआरवी निकालते हुए सेल प्राइस माइनस कौन कौन से खर्चे कर रहे होते हैं, फार्मूला रटा रटाया नहीं पूछ रहा, कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं। नहीं, ये तो फार्मूला रटा रटाया होगा ना, मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं। एनआरवी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीजें हमारे पास पड़ी हुई हैं, अब से ऑनवर्ड इनको जब बेचेंगे तो इतने का बेचेंगे, इतने का बेचने के लिए क्या क्या खर्च करना पड़ेगा, वो सब लेस होगा। अच्छा, इसमें शायद मैंने एक और जुमला बोला था, नहीं बोला था तो आप सुन ले, मुझे लगता है बोला था कि बेचेंगे तो ये खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, हमने वो खर्चे इसमें से लेस करने हैं जो बेचने के खर्चे हैं, और वो खर्चे बेचने के हैं, ये ऐसे ही साबित हो रहा होता है कि बेचेंगे तो खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा। इस चीज को सिर्फ बताने समझाने के लिए ये वर्ड वेरिएबल यूज किया गया है। यहां पर टेबल के अंदर आपको वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट नजर आ रही है, ये यही बताने के लिए है कि ये वही खर्चे हैं जो बेचते थे तो खर्चे होते थे, नहीं बेचते थे तो नहीं होते होंगे, यही होते हैं ना वेरिएबल। वो सिर्फ ये बात समझाने के लिए वर्ड वेरिएबल जुड़ गया साथ, वरना ऐसा जहां पर कोई वेरिएबल फिक्स का काम नहीं है। ये वेरिएबल सिर्फ ये बताने के लिए, सेंस शो करने के लिए था कि ये बेचे थे तो ये खर्चे हुए थे, ज्यादा बेचा था तो ये ज्यादा खर्चे हुए थे, कम बेचते तो कम खर्चे होते, सिर्फ इसलिए समझाने के लिए कि हाँ ये वो खर्चा है जो कॉस्ट टू सेल है। अच्छा, अगर यहां पर कोई फिक्स सेलिंग खर्चे भी दिए होते, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको लोगों की एनुअल सैलरीज जा रही हैं, तो उसको एनआरवी में लेते क्यों? क्योंकि एनआरवी में हमने कौन से खर्चे लेने कि बेचेंगे तो खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा, तो इसलिए ये वेरिएबल का वर्ड साथ लिखा हुआ। वेरिएबल का वर्ड यहाँ लिखा है, क्लियर? हाँ जी, ठीक है, बांट दो। और बाकी ना बैंक में रख देना यार, बैग के ऊपर ही रख देना। अच्छा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से ना कुछ बच्चे हैं जो यहाँ कॉपियर से आके उसका ले जाते होते हैं प्रिंट आउट, तो ये मैंने कॉपियर के पास भी सही वाले रखवा दिए हैं, इन्वेंट्री के सॉल्यूशंस। तो ये जो मैं पेज आपको नजर आ रहा है कि यहाँ बैठे बच्चों को बांट रहा हूँ, तो ये सिर्फ उसका करेक्ट सोल्यूशन है जो बांट रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट सोल्यूशन है, जो आपने कॉपीज ले ली हुई थी उनमें से एंड पेज को स्टेपल कर लें। अच्छा, आप इसको स्टेपल तो खैर अभी क्या करेंगे, अभी उनके साथ ही रखें, क्योंकि पेज इधर उधर आप रख देंगे फिर ये इधर उधर ही रह जाएगा।
अभी ये नोट्स निकालें जो यहाँ बैठी हुई कॉम है, और ना सिर्फ ये पेज उसमें रखें बल्कि उसको कट भी करें क्वेश्चन 8 के सोल्यूशन को, वरना ये पेज इधर उधर हो जाएगा और फिर आप 2 महीने बाद जिंदगी में कभी पढ़ने का मौका मिला तो फिर से वो गलत वाला क्वेश्चन खोल के बैठ जाएंगे। जी एक मिनट, अभी जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नोट्स है ना उनमें साथ रखें ये सोल्यूशन जो दिया है, और जो उसमें पहले क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन मौजूद है वो काटें। हाँ जी आप बोले, आप क्या पूछ रहे थे? ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस वाली बात सबको आगे समझ सारे? यूनिट कॉस्ट वाली बात कह रहे हो, रिपीट कर दो। हम एक सवाल कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। ये बिजनेस ABCD मैन्युफैक्चर करता है, तो जब ये करता ही मैन्युफैक्चर है तो इसकी कॉस्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे ही आएंगे ना। ये लाइन जो यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट है, इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई ट्रेडिंग बिजनेस होता और ABCD प्रोडक्ट वो बनाने के बजाय मार्केट से खरीद लाता तो वो इतने के होते, तो होते रहे। हमारे से रेलेवेंट कंसर्न ही नहीं है ना ये सेंटेंस, हम तो मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये सेंटेंस हमारे से रेलेवेंट ही नहीं है, इसलिए इग्नोर कर दिया इसको। ये इसलिए दिया था एग्जामिनर। अच्छा ये सबसे बात कर रहा हूँ, ये जो यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज है ना, ये शायद इसलिए दिया होगा कि वो ये देखना चाह रहे होंगे कि स्टूडेंट्स कहीं इसको तो नहीं NRV ले लेते, शायद इसलिए रखा होगा। जी अच्छा चले फर्ज कर लें रॉ मटेरियल, तो फिर जब आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 4 लाख बताई है, कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट बताई है, प्रोडक्शन कॉस्ट लिखी है ना, पूरी वर्ड लिखा हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड लिखा हुआ है टोटल, तो इसमें ये मटेरियल जो पर यूनिट है ये ऐड करवाने के लिए दिया होगा। चले आगे चलते हैं। तो फिर यहां से मैं लेस करूं वो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि एक्चुअली कॉस्ट टू सेल है, तो यहां से लेस कर देते हैं कॉस्ट टू सेल। लिखना नहीं अभी, चले मैंने इसमें से ये कर दिया माइनस, नहीं तो दिया ही 60,000 है। तो वो अगर वो 60,000 दिया है तो वो टोटल दिया हुआ है, हम यहाँ पर यूनिट कर रहे हैं तो हम इसको पर यूनिट करेंगे, पर यूनिट कर लेते हैं। अब इसको पर यूनिट करने के लिए मैं यहाँ ब्रैकेट में भी कर सकता हूँ, लेकिन चलें आपको मैं अभी इसको अलग से ही सॉल्व कर देता हूँ। जो पिछले साल, ये सारा टेबल पिछले साल का है, पिछले साल जो सेलिंग एक्सपेंसेस थे 2009 के वो थे 60,000। पर यूनिट बनाने के लिए क्या करूं, जितने यूनिट्स का ये था तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से डिवाइड कर लो, फिर क्लोजिंग से डिवाइड कर लो, फिर फार्मूला ना बताएं, मैं पूछ रहा हूं कि इसको मैं किन यूनिट से डिवाइड करूं जो सेल हुए। तो आपको यूनिट सोल्ड बताए नहीं है, निकाल लेते हैं यूनिट सोल्ड, निकाल लेते हैं कि ओपनिंग कितने थे जी, 10,000 थे, बनाए कितने और कितने बचे रह गए, तो बाकी फिर बेच दिए होंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक यूनिट को बेचने का कितना खर्चा था। लेकिन ये था 2009 में, हम इसको 10 ही क्यों यूज कर रहे हैं, हमें तो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस चाहिए होती है, बताई नहीं इसलिए इसी से काम चला लिया। कॉस्ट टू सेल भी हमें लास्ट गुजरे हुए ईयर वाला चाहिए कि अगले ईयर वाला, अगले ईयर वाला, वो बताया हुआ है लास्ट लाइन सवाल की। ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं ये 10% अगले साल महंगे हो जाएंगे, तो ये जो निकलेंगे ये तो पिछले साल वाले निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 1 पॉइंट दिस डिवाइड बाय दिस 0.9, लेकिन हमें तो एक्सपेक्टेड चाहिए जो 2010 से रिलेटेड है। तो वो इसको 10% बढ़ाऊं, ये ठीक है ऐसे जी, 1.19
1.19 से आगे भी चल रहा है, 1.2 कर लेते हैं। ये आ गई एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल। जी जनाब क्या कह रहे हैं? हमें एक्सपेक्टेड ही चाहिए, चॉइस नहीं है कि आप जो आज का पका हुआ वो खाएंगे कल वाला खा लेंगे, तो चॉइस है कल वाला खा लेंगे, भैया चाहिए हमें एक्सपेक्टेड। क्योंकि सेल प्राइस एक्सपेक्टेड नहीं है तो पिछले से काम चला लिया, वरना एक्सपेक्टेड ही चाहिए। तो कॉस्ट टू सेल आ गई 1.2, एनआरबी बन गई 8.8। अच्छा ये उसकी एनआरबी है जो नॉर्मल है, जो डैमेज वाला है उसकी कोई अलहदा से सेल प्राइस नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसको रिपेयर करा के हम नॉर्मल जैसा ही बना लेंगे। जब नॉर्मल जैसा ही बना लेंगे तो फिर वो इतने का ही बेचेंगे और बेचने के लिए फिर इतना ही खर्चा करेंगे। लेकिन जब हम नॉर्मल यूनिट्स की एनआरबी ले रहे होंगे तो हम ये यूज करेंगे, और जब डैमेज की एनआरबी ले रहे होंगे जब हम नॉर्मल वालों को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये एनआरबी यूज कर रहे होंगे, और डैमेज वालों के लिए ये एनआरबी यूज कर रहे होंगे। जी अगर नहीं वैल्यू दी होती कि हम डैमेज को ऐसे भी बेच सकते हैं, और ये भी कहा होता कि यार रिपेयर करके नॉर्मल बेच रहे हैं। अच्छा सवाल ये किया है कि मैंने कल आपको एक पॉइंट समझाया था कि जो खराब है उनको खराब के तौर पे ही सस्ता बेच लें या रिपेयर करके बेच लें, तो फिर उनमें से किसको एनआरबी लिया जाए? जो हाईएस्ट एंड में से। तो हाँ यहाँ टेस्ट हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये एनआरबी पर यूनिट बस सब बना लेते हैं वैल्यू। अच्छा ये फिक्र के एनआरबी और कॉस्ट को पर यूनिट कंपेयर कर लें या टोटल करके कंपेयर कर लें, ये फिक्रें ही तब आई थी जब FIFO और अलग अलग रेट थे। अगर कॉस्ट पर यूनिट का एक ही रेट है, कल वाले लेक्चर में बताया था कि हम कॉस्ट और एनआरबी को पर यूनिट कंपेयर करें या टोटल कंपेयर करें? टोटल कहा था यार, लेकिन अगर है हाँ सिंगल प्रोडक्ट, लेकिन अगर कॉस्ट पर यूनिट है ही एक चीज तो पर यूनिट ही कंपेयर कर लें चाहे। ये पिछले क्लास के शुरू में जो सारी कहानियां चली थी। तो अब हमने कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल ली, एनआरबी भी निकाल ली और यूनिट्स भी हैं, तो बस अब वैल्यू निकालनी है। इसी से आगे चल रहा हूं। वैल्यू निकल आएगी नॉर्मल के लिए, जो नॉर्मल यूनिट्स हैं 4700 उनके लिए कॉस्ट और एनआरबी, कॉस्ट लोअर है कितनी 3660, और डैमेज्ड वालों के लिए ये एनआरबी है, ये कॉस्ट है, एनआरबी लोअर है। वन सेवन ये हो गया प्रोडक्ट ए। ले ये प्रोडक्ट ए, और इसमें जो जो पूछना है पूछ लें, फिर इसी पैटर्न पे बाकी भी होना है। वेटेड एवरेज वाला इसी पे होना है। FIFO के लिए फिर वो रेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये सवाल में एक प्रोडक्ट सॉल्व कर लिया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखिए कि एक एक प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लें, वरना इसको ना टेबुलर फॉर्मेट में भी सॉल्व किया जा सकता है। टेबुलर फॉर्मेट से मुराद ये है कि ABCD सब की साथ साथ कैलकुलेशन चलाई जाए, ये भी ठीक है, लेकिन उसमें मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप एक वक्त में एक प्रोडक्ट ले लें, सबको साथ चलाएंगे तो फिर गड़बड़ कर जाएंगे। ये प्रोडक्ट ए है जी, ये सारा अहमद बेटा इसको फिर सारा कवर कर लो। ये प्रोडक्ट ए है, इसके बारे में बेटा कोई परेशानी कोई कंफ्यूजन जरा सी भी है तो क्लियर कर लें। ये क्लियर है तो आगे तो फिर ये तीनों ऐसे सॉल्व करते हैं जी। यूनिट सोल्ड हमें चाहिए क्यों थे, पहले तो ये बताओ ना। क्योंकि हमें यहां पर कॉस्ट टू सेल एक यूनिट की चाहिए थी, टोटल दी हुई थी, तो पर यूनिट निकालने के लिए यूनिट से डिवाइड, देखें ये 60,000 रुपए जितने यूनिट्स बेचने का खर्चा था उतने यूनिट से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का पता चल जाएगा। तो यूनिट सोल्ड चाहिए थे, नहीं दिए हुए,
ओपनिंग यूनिट्स दिए हुए हैं, जो बनाए वो दिए हुए हैं, और जो क्लोजिंग है वो दिए हुए हैं। इतने ओपनिंग थे, इतने और बनाए, इतने बचे रह गए, तो बाकी बिक गए होंगे, तो ये वो बाकी आ गए। अच्छा एक मिनट, वैसे तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे चुप करके सुन ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों का ना एक मसला ये है कि मैं जब किसी से सवाल पूछ रहा हूं तो फिर आप लोग आपस में डिस्कशन शुरू कर देते हैं, उससे बेटा शोर बन जाता है। जब मैं बिल्कुल खामोश, मैं कुछ नहीं बता रहा, किसी से सवाल नहीं पूछ रहा, फिर आप हालचाल भी पूछे, गप्पे मारे, लेकिन जब मैं किसी से सवाल पूछ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो उस वक्त बेटे शोर ना किया करो। जी दोबारा बोलिए। क्या आ जाएगा इससे? 60 आ जाएगा यार, मैंने सवाल ही सही नहीं पूछा, वो तो 60 आएगा। 60,000 रुपए है टोटल एक्सपेंसेस। आप कह रहे हैं कि इसको मैं 10 रुपए से डिवाइड कर लूं, तो क्या बन जाएगा ये है? 6,000 वो क्या होगा? 6,000 पर यूनिट होगा। देखें, चले वैल्यूज छोड़ें, टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। आप कह रहे हैं कि इन टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस को सेल प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दूं, क्या निकलना चाह रहे हैं इससे? मतलब ये फार्मूले में क्या हो रहा है? टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। इसका से डिवाइड करना बन नहीं रहा ना। कुल देखें, वो है सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल, ये सेल प्राइस पर यूनिट है, कोई इसका रिलेशन बन नहीं रहा आपस में। इस टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस को हम सेल प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करके क्या हासिल हो जाएगा इससे? ये फार्मूला हम जब भी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो ये सेंस भी तो देखें ना कि हम ये टोटल को किस चीज से डिवाइड कर रहे हैं, इसका ताल्लुक इससे क्या है। क्रिकेट देखते हो, टोटल इतने रन्स पड़े हैं एक बॉलर को, डिवाइडेड बाय उसने इतने ओवर कराए हैं, क्या आंसर आ जाएगा? इकोनॉमी पर ओवर आ जाएगी ना। इतने टोटल रन्स खाए हैं उसने, डिवाइडेड बाय इतने ओवर कराए हैं, इन दोनों चीजों में कुछ तुक है ना। ऐसा ही है, एक बॉलर ने टोटल इतने रन्स खाए हैं, डिवाइडेड बाय, वो मेरे बैग में ना 4 मार्कर पड़े हुए हैं, डिवाइडेड बाय 4 मार्कर। कोई लिंक है इन दोनों फिगर? नहीं है ना। तो टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस इतने हैं, डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, कोई लिंक नहीं है इनके अंदर, तो इसलिए इसका कोई नहीं फायदा करने का। ये क्यों किया है? टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस इतने हैं, डिवाइडेड बाय इतने यूनिट्स बेचने पे ये आए हैं, तो आंसर क्या निकलेगा कि 1 यूनिट बेचने पे कितने आए, वही निकालना था हमने। और कोई सवाल परेशानी है? और कोई एतराज मुश्किल? चलें बस आगे, अब प्रोडक्ट बी सी डी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसको नोट करना है तो कर लें, मैं फिर मिटा के बी करने लगा। अच्छा, इसके जो पीछे आई कैप का सोल्यूशन है वो गलत है, इसलिए ये नोट करिएगा। उसमें गलती यह है कि डैमेज और नॉर्मल को अलग अलग कंपेयर नहीं किया हुआ, मिला दिया नॉर्मल डैमेज को साथ, तो सही नहीं है, तो इसलिए इसको नोट करिएगा। यार ये फिगर आपने सही बताई, ये 7.8 है। नहीं यार, ये करें फार्मूला दोबारा। हाँ तो 8.3 है ना भाई, 2 डेसिमल मैंने आपसे कहा था कि 2 डेसिमल तक रहा करें,
$7.83। अच्छा, वैसे अगर किसी ने पेपर में 7.8 कर भी दिया तो वो गलत नहीं होगा, नहीं होगा गलत। अगर फिर भी कोई फेल हुआ तो उसकी कोई और गलती होगी, इसकी वजह से कोई फेल नहीं होगा। 7.83 7.83 3854 प्रोडक्ट ए डन। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, जब मैं एक चीज लिख दी, उसको समझा दिया, अब बहुत सारे लोगों से सवाल भी डिस्कस कर लिए, तो फिर किसका इंतजार कर रहे थे इतनी देर से आप यहाँ के नोट करना है इसको? जब बात खत्म हो गई, समझा दिया, तो करें नोट। करें जल्दी जल्दी, जैसे नहीं किया। क्या जी? मेरे पास गाड़ी कौन सी? क्यों, खैरियत? कोई बात नहीं। क्या जी? अभी मैंने मिटाया ही यार, अभी सिर्फ अभी मैं मिटा दूं पूरा पहले। प्रोडक्ट बी बिल्कुल ऐसे ही होगा, फिगर्स बदलेंगे सिर्फ। मैं आपको उसका आंसर टैली करा देता हूं, ताकि आप जब कभी सॉल्व करें जिंदगी में तो फिर आपको आंसर तो बताओ ना, क्योंकि आई के पर सोल्यूशन ठीक नहीं मैं कह रहा। तो मैं प्रोडक्ट बी का आंसर बता देता हूं। अभी मैं सामने सी सॉल्व कर रहा हूं। बल्कि 2 मिनट लगेंगे। करें शाबाश, प्रोडक्ट बी करें, करें अभी अभी आप करें, जल्दी जल्दी तेज तेज लिखें, प्रोडक्ट बी सॉल्व करें।
इसको करते हुए जो एक बोंगी मार जाएंगे वो ये मार जाएंगे कि आप लोग ये भूल जाएंगे कि ओपनिंग स्टॉक में भी उसने आपसे टेस्ट किया हुआ है। जिन्होंने बोंगी मारी, जिन्होंने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लेते हुए 120 या 110 क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है ये पिछले साल क्लोजिंग था और उसको ऐसे ही वैल्यू किया गया होगा। वो तो आपको उसने वही चीज टेस्ट कर ली सवाल के अंदर कि करो, खुद ही वैल्यू करो। तो ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग है तो उसमें भी यकीनन लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी ही रखनी थी, तो आप 110 यूज करेंगे। हाँ जी, कितनी देर? हाँ जी, अब आप आस्ता आस्ता बड़े हो रहे हैं थोड़े, तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल होमवर्क कर लेंगे, आप कर लेंगे। और नहीं करेंगे तो गोली थोड़ी मार दी जाएगी। जो मसले होंगे करूंगा डिस्कस आपसे। और 2 सवाल दे रहा हूँ। छुट्टियां भी आ सकती हैं, अचानक छुट्टियां ज्यादा आ सकती हैं, ज्यादा छुट्टियां हो सकती हैं, तो 2 सवाल दे रहा हूँ और आप ये करके आ रहे हैं दोनों। प्रैक्टिस को ये क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, ये नोट्स में से 5 किड्स पार्टी। और क्वेश्चन नंबर 7 हम्माद लिमिटेड। ये अभी तक जितने किए ये उनसे लेवल ज्यादा है, लेकिन आपने करना है। मुश्किल बेटा होगी तो कोई बात नहीं, करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है और 7 कहाँ है? क्वेश्चन 5 किड्स पार्टी के नाम से है। क्वेश्चन 7 प्रोडक्ट भी डन। फिगर सुनने पे टैली कर लें। सबसे पहले तो जो आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई है वो आ जाएगी 9.47। ओपनिंग की अमाउंट 1,10,000 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 6 लाख डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स 15,000 प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड 60,000, तो ये बन जाएगा 9.47। फिर एनआरवी निकालते हुए जो नॉर्मल वाली सेल प्राइस है वो 12 रुपए दी हुई है। कॉस्ट टू सेल कैसे निकालें? पिछले साल के टोटल एक्सपेंसेस 80,000 डिवाइडेड बाय पिछले साल जो यूनिट्स बेचे थे, कितने बेचे थे? 65,000 बेचे थे।
तो ये आंसर आ जाएगा, उसको फिर हम 1.1 करेंगे तो ये 1.35 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, 1.35 आ जाएगा। तो 10.65 हो जाएगी नॉर्मल वालों की एनआरवी, और उसमें से रिपेयर कॉस्ट 2 रुपए माइनस करेंगे तो डैमेज्ड वाले की 8.65 आ जाएगी। और एंड तक अगर कोई पहुंच गया है, कोई नहीं भी पहुंचा तो मैं फिगर बता रहा हूं ताकि आंसर लिखें, जिंदगी में कभी तो मौका मिल ही जाएगा। नॉर्मल वालों की कॉस्ट लोअर है तो वो 9.47 आएंगे, और डैमेज्ड वालों की एनआरवी लोअर है तो वो एनआरवी पे वैल्यू होंगे। तो नॉर्मल बन गया 89018 और डैमेज बन गया 5190। कोई बात। चले प्रोडक्ट सी है जी। अच्छा, वैल्यूज तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको जोड़ने के लिए यूनिट्स टैली हो गए, मैंने कॉस्ट पर यूनिट भी बता दी, वो भी टैली कर ली आपने, एनआरवी पर यूनिट भी टैली करा दी। अब यूनिट्स को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने का आंसर भी जरूरी है बहुत टैली कराना। मतलब यूनिट्स भी पता है नॉर्मल दिए हुए हैं, कॉस्ट पर यूनिट भी टैली हो गई, एनआरवी पर यूनिट भी आ गई। अब आप उसका मल्टीप्लाई बाय दिस करके आंसर भी यकीनन टैली करना चाह रहे हैं, चलें कर ले। कॉस्ट पर यूनिट निकली थी 9.47, यही है। तो जब आप उसको नॉर्मल यूनिट्स, अच्छा नॉर्मल यूनिट्स कितने हैं 9400, तो 9400 को जब 9.47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89018 आ जाएगा। और डैमेज यूनिट्स 600 हैं और उनकी एनआरवी लोअर है, तो जब आप 8.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5190 आ जाएगा। और इनको प्लस भी कर लेंगे, वो भी सुन लें आंसर, वो 94208 आ जाएगा। चले प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी टोटल कितने हैं जी? हाँ मतलब क्लोथिंग यूनिट टोटल 15,000। खराब कितने इनमें से? 800। तो फिर प्रोडक्ट सी के ये क्लोथिंग यूनिट्स हो गए। प्रोडक्ट सी को वैल्यू करना है फाइफो, जो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वो फाइफो मेथड है। फाइफो मेथड में ये देखना जरूरी हो जाता है कि किनमें से बचे होंगे। दो तरह के हैं। ओपनिंग कितने थे यूनिट्स? प्रोडक्ट सी पे हैं हम, ओपनिंग कितने थे 20,000। मजीद कितने बनाए? तो बस ये दो ही तरह के हैं ना लॉट्स अवेलेबल, ये पहले पड़े थे, ये और बनाए हैं। तो ये 15,000 किन में से हैं? ये फाइफो में बस हमने एक चीज देखनी है कि ये किन में से हैं, तो ये इनमें से हैं। तो फिर हमें सिर्फ इन्हीं की पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, क्योंकि ये इनमें से ही है। तो देख लें कि इनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है। तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए इन्हीं की कॉस्ट 825 डिवाइडेड बाय 75,000 11 फाइफो में ये देखना पड़ेगा ना किनमें से है, तो ये नए वाले में से ही है, तो उन्हीं की पर यूनिट कॉस्ट, यही इन 15,000 की पर यूनिट कॉस्ट। ओके सिर्फ ये फर्क पड़ा वेटेड एवरेज फाइफो में, बाकी एनआरवी का तरीका तो फिर वैसे ही है। सेल प्राइस कितनी जी? 12। पिछले महीने, पिछले साल टोटल कितने सेलिंग एक्सपेंसेस थे? 90। और यूनिट्स कितने बेचे थे? पहले थे 20 प्लस बनाए 75 माइनस बचे रह गए 15, तो फिर बेच दिए थे 80,000। तो पिछले साल 1.13 थे और इनको 10% बढ़ा देंगे 1.24। नॉर्मल वालों के लिए एनआरवी हो गई 10.76 और जो रिपेयर करने पड़ेंगे 2.5। तो डैमेज वालों के लिए एनआरवी हो गई 8.26। नॉर्मल वालों की कॉस्ट ये है, एनआरवी ये है, एनआरवी लोअर है, तो इनकी तो है ही एनआरवी लोअर, तो ये सारे ही एनआरवी पे वैल्यू हो जाएंगे 14,200 10.76 और 800
8.26 152792 159 ये प्रोडक्ट सी है। कर ले नोट जल्दी से। क्या जी क्या हुआ? अगर ना हुई तो टेस्ट, तो वो टेस्ट का प्लान है ना, उसका क्लासेस से क्या ताल्लुक है जी? यार टेस्ट वाइज मामले जो है ना वो आप लोगों को मेरा ख्याल है मैसेजेस भी कॉलेज से ही आया करेंगे, प्लान को शेयर हुआ करेगा है। किस तरह आएंगे? एक मोबाइल पे ऐसे ना बटन प्रेस होगा, फिर वो मैसेज उस नेटवर्क के थ्रू होता वो आपके नेटवर्क से और फिर मोबाइल तक पहुंच जाएगा। अच्छा ये बात ना आइंदा के लिए याद रख लें। वैसे मुझे लगता है कि ये टेस्ट का यहाँ क्या नोटिस लगाया करेंगे, क्या करेंगे टेस्ट का, क्या करेंगे? समझा नहीं बात? शेड्यूल मिल जाएगा कैसे? क्या कॉपीज दोगे, क्या करोगे? नोटिस बोर्ड पे, ठीक है जी। वो नोटिस बोर्ड पे ना वो लग जाया करेगा स्केड्यूल। और ये वैसे याद रख लें कि जो आईकैप का एग्जाम डे है वही टेस्ट का डे रखा हुआ है, यानी जो आईकैप की डेट शीट में आपका एग्जाम डे है ना, जिस भी आप सब्जेक्ट को पढ़ें तो वही टेस्ट डे रखा हुआ है और वीकली हुआ करेगा, तो वो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया करेंगे। ये बेटा याद से है हर प्लान लगाने जी। जी मैं बिल्कुल समझा सकता हूँ, वही आता है। क्या मैंने बंद कर दी दुकान? बैठो आराम से भी। हाँ जी इजाजत है, सवाल सुन लूं? अच्छा मुझे ना पर्सनली ये किसी 2-4 को क्लास से निकाल देना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब यहाँ तक ना लाए ना यार, हंसी मजाक से अच्छी तरह से क्लास चल रही है तो चलने दे, ना करें इस तरह के उठो निकलो बाहर जाओ क्लास, ऐसे ना कर रहे हैं यार। जी बोले, पूछे। इसमें ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखा भाई? FIFO मेथड है। FIFO मेथड में हमने ये देखना है कि ये 15,000 किन में से बचे हुए हैं। तो हमारे पास स्टोर में 2 तरह की चीजें मौजूद हैं, एक वो जो पिछले महीने से आ रहे थे और एक वो जो इस महीने में बन के आए। ये 2 ही तरह की लॉट्स हैं, तो देखना पड़ेगा कि ये किन में से। तो FIFO है तो ये नए वाले में से होंगे, तो नए वालों में से ये पूरे हो रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ उन्हीं की पर यूनिट कॉस्ट निकाली। वेटेड एवरेज में ओपनिंग को भी जरूरी था ऐड करना। प्रोडक्ट सी ओके, प्रोडक्ट डी का सिर्फ पर यूनिट वाला आंसर सुन लें ताकि आप इसको सॉल्व करें तो आपको पता हो सही सॉल्व कर रहे हैं। प्रोडक्ट डी की फिगर्स बता रहा हूं। प्रोडक्ट डी जब सॉल्व करेंगे तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट 12 रुपए निकलेगी, पर यूनिट कॉस्ट 12 निकलेगी। नहीं खुद सॉल्व करने का मजा तो आएगा, लेकिन एंड आंसर बता रहा हूं ना। जी जी बता रहा हूं सर, बता रहा हूं। खैर जा सांस ले लिया कर जरा। एनआरवी नॉर्मल वाले की 11.41 आएगी, 11.41, और डैमेज्ड वाले की 7.91 आएगी। बाकी फिर आप कर लेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएंगे। एनआरवी नॉर्मल वाले की मैंने बताई है 11.41 और डैमेज्ड वाले की बताई है 7.91। तो ये सवाल हो गया, ये तो पूरा करना ही है। 2 सवाल मैंने होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।